अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक पहले चैप्टर का है फर्स्ट ईयर का वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बेसिक जो नॉलेज है बायोलॉजी का वो पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हम लोग किस किस फील्ड के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बायोलॉजी क्या चीज़ है और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स किस किस चीज़ को हमारी लाइफ में कवर करते हैं। तो अब हमारा जो है टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है जी डेफिनेशन। बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को इसके लिटरल मीनिंग का पता होना चाहिए, जिसको हम लोग उर्दू में लफ्जी मतलब बोलते हैं, लुग़वी मायनी बोलते हैं। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड्स, कितने ग्रीक वर्ड्स? 2 ग्रीक वर्ड्स। अब वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 9th के अंदर। फर्स्ट वर्ड इज बायोस एंड सेकंड वर्ड इज लोगोस। ये 2 वर्ड वो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर बायोलॉजी की डेफिनेशन बनी है। बायोस का मतलब हमारे पास क्या है? लाइफ। लोगोस का मतलब है टू स्टडी, किस चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ की रीजनिंग जो है उसको तलाश करना, या फिर किसी चीज़ को थिंक करना, सोचना। ठीक है, तो इन दोनों के मतलब से आपको समझ आ गई होगी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी के अंदर हम लोग डेफिनेशन में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, इसके अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनको भी हम बायोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं और इनका हमारी लाइफ के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर होता है, इस चीज़ को भी बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ। मैंने हेडिंग लिख रखी है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ, यानी कि लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको स्टडी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे कहते हैं कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजी को स्टडी करने वाले उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड द एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजी की साइंस के आगे जाकर वो जो है मैंने लिखा भी है नॉट टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट, यानी कि जवाब जो बायोलॉजिस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द साइंस ऑफ बायोलॉजी, वो वाले क्वेश्चन जिनका जवाब हम नहीं देंगे वो बायोलॉजी से आगे हैं। वो हमारे पास यहाँ पे नाम लिखता हूँ, फिर इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब 2 तरह के लोग देते हैं आप लोगों के पास। एक जो है उनको हम लोग बोलते हैं फिलोसफर्स, और नंबर 2 पे हमारे पास है थियोलॉजियंस। फिलोसफर्स का मतलब है माहिर फल्कियात, जो सितारों का इल्म जानते हो, फल्कियात का इल्म जानते हो। और दूसरे थियोलॉजियंस का मतलब है, थियोलॉजियंस का मतलब ये है कि जो मज़हब के ऊपर जो बात करते हैं, रिलीजन के बारे में। तो ये 2 लोग जो हैं उन बातों का जवाब, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? वो क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, वाई देयर शुड बी लाइफ, कि लाइफ जो है वो क्यों होना ज़रूरी है, लाइफ को क्यों होना चाहिए। तो ये वो जवाब हैं जिनका जवाब फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस दे सकते हैं। अगर बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको कभी भी लाइफ की डेफिनेशन करनी पड़ जाए तो लाइफ की डेफिनेशन बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ये है, इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that distinguish between living and नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लाइफ की डेफिनेशन है बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि लाइफ वो चीज़ है जो खसूसियात का मजमूआ है, ऐसी खसूसियात जो जिंदा चीज़ को गैर जानदार यानी कि जानदार को बेजान से अलहदा करते हैं। वो खसूसियात का मजमूआ जो जानदार को बेजान से अलहदा करता हो, उस खसूसियात के मजमूए को हम लोग समझेंगे कि जिस जानदार के अंदर वो मजमूआ पाया जाएगा उसको हम लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। अब वो खसूसियात कौन सी हैं
जिनके पाए जाने की वजह से हम उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। वो खसूसियात मैं इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास वो जानदार जो है अपने अंदर क्या कर सकता हो, रिप्रोडक्शन कर सकता हो, और उसके बाद एक्वायर एनर्जी एंड यूटिलाइज लिख लें या यूज लिख लें, यानी कि वो एनर्जी को हासिल भी कर सकता हो और उसको कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल भी कर सकता हो। उसके बाद अगला जो उसका करैक्टर है वो अपने आप को ग्रो कर सकता हो। अगर उसका साइज छोटा है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो साइज में बड़ा हो सकता हो। उसके बाद उसके अंदर जेनेटिक्स, विरासती खसूसियात पाई जाती हो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिखी है, आपकी बुक पे ज़्यादा लिखी होंगी, आप उन्हें उधर से देख लेना है। तो ये वाली खसूसियात जो हैं सारी की सारी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएंगी, हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जानदार कहलाएगा। और नॉन लिविंग जो है उनके अंदर ये खसूसियात नहीं पाई जाएंगी। ये डिफरेंस आ गया। और उसके बाद हमारे पास है कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है, इट इज़ अ वेरी वाइड नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा वसी नॉलेज है। इसको कोई भी एक जानदार जो है कभी भी पूरे का पूरा स्टडी नहीं कर सकता। उसकी वजह कि बायोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ के तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करती है, और सारे के सारे एस्पेक्ट्स को एक बंदा, एक जानदार स्टडी नहीं कर सकता। इस वजह से, इस रीज़न से कि बहुत वाइड नॉलेज है, इसलिए हम बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर जो है डिवाइड कर लेते हैं, ताकि इसको हम लोग आसानी के साथ स्टडी कर सकें और फॉर आर कन्वीनियंस, और हमारी सहूलत के लिए इसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। अब वो ब्रांचेस कौन सी हैं, इससे आगे हम लोग वो स्टडी करेंगे। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो ब्रांचेस आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उनको न्यू ब्रांचेस से, आपकी बुक में फर्स्ट ईयर वाली ब्रांचेस में से फ़र्क करने के लिए, अलहदा करने के लिए मैंने दो हेडिंग्स बनाई हैं, ओल्ड ब्रांचेस और मॉडर्न ब्रांचेस। ओल्ड ब्रांचेस का मतलब जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली बुक्स के अंदर, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हिज एनवायरनमेंट। एक जानदार है, उसका और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को स्टडी करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि आप ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक सेल के बनने से लेकर उसके मुकम्मल एक एडल्ट जानदार में कन्वर्ट होने तक के रास्ते में जितनी भी स्टेजेस आती हैं उन सारी स्टेजेस को पढ़ना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है आप उसके बॉडी पार्ट के किसी ना किसी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि आप उस जानदार की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल जो है उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, इंटरनल जो है उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आप बॉडी के अंदर से कोई चीज़ जो है, ऑर्गन जो है, ऑर्गनली जो है, सेल के अंदर वाली चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो अंदर वाली मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने को दूसरा एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। इसके अंदर आप लोग जो हैं ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जानदार की बॉडी के टिश्यूज का मुताला जो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है किसी भी जानदार के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करना, यानी कि उसके आबा अजदाद के बारे में पढ़ना, उसके माँ बाप कौन से थे, उस जानदार का ओरिजिन कहाँ है, उस जानदार के माँ बाप जो थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, पीछे उनके माँ बाप कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ओरिजिन के बारे में पढ़ना, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना एवोल्यूशन कहलाएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आप लोग जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उन खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिट, यानी कि वो चीज़ें जो एक जानदार से दूसरे जानदार में शिफ्ट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, वो चीज़ हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जैसे किसी के पेरेंट्स के फादर में से, मदर में से किसी की हाइट लंबी है तो बच्चों में भी हो सकता है कि हाइट जो है वो लंबी है। अगर आंखों का कलर जो है ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, तो बच्चों में भी किसी का कलर जो है आंखों का इस तरह का आ सकता है। तो ये बात
जू जियोग्राफी के अंदर आप लोग जो है किसी भी जानदार की क्या स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, दुनिया में वो जानदार जो है ज़मीन के किस किस खित्ते पे, किस किस रीजन में, किस किस इलाके में पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जू जियोग्राफी। उसके बाद ये तो ओल्ड ब्रांचेज हैं, इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ मॉडर्न ब्रांचेज हैं, जैसे मैंने नाम लिखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसका मतलब है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, लेकिन किस चीज़ का जो है उसकी स्टडी करेंगे आप लोग, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी बॉडी में पाए जाने वाली ऑर्गेनेल्स के बारे में, और बॉडी में पाने वाले सेल्स के बारे में। अगर आप लोग ये चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम उस जानदार को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है, जैसे मैं ऊपर भी इकोलॉजी वाली डेफिनेशन में लिख चुका हूँ, कि इसके अंदर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशन है, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट, उसके माहौल के दरमियान जो रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे हम ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। उससे आगे नंबर 3 पे आपके पास जो ब्रांच है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है आपको नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, छोटा। तो ऐसे जानदार जो हमें हमारी आम आंखों से नज़र नहीं आते बल्कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से नज़र आते हैं, उन जानदारों को क्या बोलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स। और उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो जानदार जो माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे। और उनके अंदर कौन कौन से जानदार आएंगे, हमारे पास वायरसेस हैं, हमारे पास जो है बैक्टीरिया है, फंजाई, अल्जी, प्रोटोजुआ, ईटीसी। ये सारी किसकी एग्जांपल है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाएंगे। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि वो वाली लाइफ की स्टडी, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो ताज़े पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और उस फ्रेश वाटर के केमिकल और फिजिकल पैरामीटर, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो हैं उस पानी के, फ्रेश वाटर के, उस लाइफ के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, उनको स्टडी करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेश वाटर बायोलॉजी के लाइफ जो के कहाँ पे पाई जाती हो, ताज़े पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। जैसे आप लोगों के पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये सारे के सारी वो वाटर बॉडीज़ हैं जिनके अंदर ताज़ा पानी पाया जाता है। और इस ताज़ा पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम लोग उस फ्रेश वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि वो उस जानदार के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन का मतलब है जहाँ पे वाटर में साल्ट ज़्यादा होंगे और वाटर क्या होगा, कम। तो ऐसा पानी कहाँ पाया जाता है, सीज एंड ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर। तो ऐसे पानी के अंदर जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा होगा, उस पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना क्या कहलाएगा, कि हम लोग उनकी स्टडी कर रहे हैं किस लेवल पे, मैरीन बायोलॉजी के लेवल पे। ठीक है। और इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि हम लोग उस वाटर के फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे कि वो जानदार के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्या असर डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या चीज़ है, आपको डेफिनेशन आती होगी, जिसको नहीं पता वो सुन ले। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो किसी भी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, उसने रहने की जगह भी ली और होस्ट से खुराक भी ली, लेकिन बदले में इन रिटर्न हार्म देम, बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। अब उन पैरासाइट्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा, पैरासाइटोलॉजी। इस ब्रांच में हम लोग पैरासाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन को भी पढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक जानदार से दूसरे जानदार में उस पैरासाइट ने कैसे शिफ्ट होना है, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। वो खुराक कैसे लेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ईटीसी, सारा कुछ उस पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब है कि हम लोग एक इंसान के बारे में टोटल पढ़ेंगे। इंसान के बारे में कैसे, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जेनेटिक्स के बारे में,
उसकी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स के, ऑर्गन्स के, ऑर्गेनाइज के फंक्शन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, एक जानदार की लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं, डील करते हैं। सोशल बायोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास एक कोई सा ऑर्गेनिज्म है और हम लोग उसके सोशल बिहेवियर को और वहाँ पे उसकी कम्युनल लाइफ को स्टडी करेंगे। ये दो चीज़ें जो है हम लोग सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब है कि कोई भी आप लोगों के पास जानदार है, इंसान है, एनिमल है, उसका इर्द गिर्द वाले जानदारों के साथ, माहौल के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का लेन देन है, ये सारी चीज़ें जो है जब हम स्टडी करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ सोशल बायोलॉजी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि वो वाली ब्रांच जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे प्रोसेसेस या सिस्टम्स के अंदर से गुजारते हैं और उनको इंडस्ट्रीज के अंदर उनसे ऐसी चीज़ें तैयार करवाते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास? बड़ी ही फेमस एग्जांपल है इंसुलिन की। इंसुलिन जो है हम लोग बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं, तो बैक्टीरिया को हम लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर वहाँ पर उनके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं और कुछ देर के बाद जो है बैक्टीरिया हमें उस कंटेनर के अंदर जहाँ रखे होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करवा के देते हैं, हम उसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं और मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल थी किसको समझने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी की। आसान सी डेफिनेशन ये है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके उससे ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करवाना जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाती हूँ। दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी।